Hello students, welcome back to our online classes. तो स्टूडेंट्स प्रीवियसली हमने 7 एजेस ऑफ मैन पोइम के बारे में डिस्कशन की थी हमने, उससे पहले हमने पोइट के बारे में डिस्कशन की थी। तो स्टूडेंट्स कल आपको मैंने इसकी एक शॉर्ट समरी बता दी थी और फिर आपको मैंने पोइम की थोड़ा सोर्स बताया था, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका टाइटल कहां से इंस्पायर्ड है, इस बारे में हमने बात कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोइम। आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने टेक्स्ट इसका आपके लिए लिख रखा है बोर्ड पर। तो अब इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, लाइन टू लाइन हम इसको एनालाइज करते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने इस पोइम के अंदर हमें क्या कन्वे करना चाहते हैं विलियम शेक्सपियर, और किस तरीके की इन्होंने इसमें लैंग्वेज यूज की है, या किस तरीके का आप ये कहें कि फिगर ऑफ स्पीचेस वगैरह कैसे यूज किए हैं। तो टुडे हम इस तरीके का इसमें इस पोइम को एनालाइज करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये टेक्स्ट हमारे पास मैंने अभी 5 जो एक्ट्स हैं विलियम के, 5 एक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, 2 एक्ट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इनको पूरा करने के बाद आगे नेक्स्ट अपने 2 भी करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की पॉइंट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आपके सिलेबस के अंदर बी पार्ट फर्स्ट के अंदर 7 एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। तो स्टूडेंट्स आज हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। इन दिस फर्स्ट लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ कंपेयर वर्ल्ड विद अ स्टेज। तो यहां पे देखिए 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। यहां पे देखिए एक ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ल्ड है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, स्टेज है। तो आप यहां पे देख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने वर्ल्ड को क्या माना है, एक स्टेज माना है। देखिए इसमें आप ध्यान दीजिए कि कहीं भी आपको डायरेक्ट कंपैरिजन इसमें नहीं दिख रहा, क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि कंपैरिजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो हम लाइक वर्ड यूज करते हैं, या एज करते हैं, सो करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसमें यहां देख रहे हैं ना, क्रीपिंग लाइक स्नेल। अब यहां पे स्टूडेंट की जो कंपैरिजन है वो एक स्नेल से हो रही है, लेकिन इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर ने क्या किया है, इसमें लाइक वर्ड यूज किया है। लेकिन यहां पे आप एक हिडन कंपैरिजन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, एक हिडन कंपैरिजन देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं, वर्ल्ड और स्टेज के बीच में। तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने अब क्या किया है, वर्ल्ड को एक स्टेज का फॉर्म दे दिया है। यानी कि देखिए इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है, मेटाफर है। कौन सा है, मेटाफर, जिसको आप रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर यूज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। ही कंसीडर्ड द वर्ल्ड एज अ स्टेज। वो वर्ल्ड को एक स्टेज मानता है। इट मींस ही यूज्ड हियर मेटाफर यूज किया उसने, क्योंकि इसने वर्ल्ड को स्टेज का फॉर्म दे दिया। क्योंकि मेटाफर में क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का फॉर्म दे देते हैं, उसको उसी का रूप दे देते हैं। और इसमें विलियम शेक्सपियर ने क्या कहा है, शेक्सपियर कहते हैं कि पूरा संसार एक स्टेज है। ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरे का पूरा संसार एक स्टेज है, एक रंगमंच है। ऑल द मैन एंड विमेन मेयरली प्लेयर्स। सेकंड लाइन में क्या कहता है कि जितने भी आदमी हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो सारी की सारी क्या है, प्लेयर्स। प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो अभिनय करने वाले हैं। जिस तरीके से आप सीरियल्स में देखते हैं, एक्टर होते हैं, एक्ट्रेसेस होते हैं, या ड्रामा जो स्टेज पे प्ले किया जाता है वहां पे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। तो उसी तरीके से वो कहता है कि संसार जो पूरा हमारा वर्ल्ड है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा वर्ल्ड एक स्टेज है। और उसपे जो नाटककार है, उसपे जो अभिनय करने वाले हैं, उसपे जो एक्टर और एक्ट्रेसेस है, वो कौन है, वो आदमी और औरतें हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर जाना, किसी चीज से निकलना, और एंट्रेंस क्या होता है, किसी चीज में एंटर करना, प्रवेश करना। तो इसमें वर्ड्स विलियम शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं कि इंसान का अपना एक एग्जिट होता है और उनका अपना एक एंट्रेंस होता है। देखिए जिस तरीके से आपने स्टेज पे देखा होगा कि एक और से जो एक्टर है या एक्ट्रेसेस है वो एंटर करते हैं, और बाद में वो अपना रोल प्ले करने के बाद में वहां से एग्जिट ले लेते हैं और कर्टेन गिर जाता है। तो अब वो ह्यूमन बीइंग को कैसे कह रहा है कि उनका एग्जिट भी है, उनका एंट्रेंस भी है। तो एग्जिट का मतलब क्या है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, इट मींस कि वो इस जो वर्ल्ड स्टेज है वहां से वो क्या करता है, एग्जिट ले लेता है।
प्रीवियस क्लास में मैंने बताया कि एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, 7 स्टेजेस को पार करता हुआ वो उसकी इवेंचुअल जर्नी का एंड हो जाता है। तो अब वो क्या करता है, और एंट्रेंस का मतलब यहां पे क्या है, बर्थ है। एंट्रेंस का मतलब यहां पे क्या है, बर्थ है। कहता है कि इन सेम वे एज प्लेयर्स एंटर सम स्टेज एंड कंप्लीट देयर एक्ट एंड देन एग्जिट। इन सेम वे क्या होता है, जो इंसान है वो बर्थ लेता है, तो वो संसार जो वर्ल्ड का जो स्टेज है वहां पे एंटर करता है, और जब उसकी डेथ होती है तो वो वहां से वो क्या करता है, एग्जिट लेता है। तो अब ये कह सकते हैं इसमें कि जो इंसान है उसका अपना एक एग्जिट पॉइंट होता है, वो वहां से निकलता भी है, वहां प्रवेश भी करता है। इट मींस की डेथ होती है तो वो एग्जिट है, और एंट्रेंस उसका क्या है, बर्थ है। आगे बात करते हैं, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और कहता है कि एक इंसान है अपने जीवन के अंदर, इन अ लाइफ प्लेज मैनी रोल्स, मैनी पार्ट्स, बहुत सारे रोल प्ले करता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसको विलियम शेक्सपियर ने कितने एक्ट्स में डिवाइड किया है, 7 एजेस के अंदर, जो कि पोएट ने राइट किया है ना, 7 एजेस ऑफ मैन। तो आप स्टूडेंट्स प्रीवियस में बता चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर ह्यूमन बीइंग प्लेज 7 रोल्स इन होल लाइफ। उसकी पूरे लाइफ के अंदर कितने रोल्स होते हैं, 7 रोल्स होते हैं, 7 एजेस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि पूरे संसार को एक रंगमंच मानता है, और जितने भी आदमी मारते हैं उन सभी को वो क्या मानता है, एक्टर्स मानता है। और कहता है कि जिस तरीके से स्टेज पे एग्जिट होता है या एंट्रेंस होता है, वैसे ही ह्यूमन बीइंग की लाइफ में भी होता है। वो जन्म लेगा तो वो वर्ल्ड में एंटर करेगा, और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो वो वहां से एग्जिट ले लेगा, और अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे वो पार्ट्स प्ले करता है, और उसके पार्ट्स को शेक्सपियर कितने एक्ट्स में बांटते हैं, 7 एजेस में बांट दिया उनको। ओके, यहां तक क्लियर। फर्स्ट लाइन के अंदर ही उन्होंने क्या यूज कर लिया, मेटाफर यूज कर लिया। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच व्हेन वी गिव अ फॉर्म्स ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट का रूप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को दे देते हैं तो वो क्या होता है, मेटाफर होता है। इसमें भी क्या होता है, टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब पहला कौन सा, एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। कहता है कि जैसे ही इंसान का जो पहला एक्ट आता है, वो पहला एक्ट कौन सा है, एज एन इन्फेंट है। इन्फेंट कौन सा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है। तो न्यू बॉर्न बेबी क्या करता है, टोटली डिपेंड्स ऑन हिज नर्सेस आर्म्स। वो उसकी जो नर्स होती है, या उसकी जो केयर टेकर होती है, या उसकी मां होती है, इंडियन ट्रेडिशन में तो ज्यादातर मां होती है, तो वो पूरा दिन डिपेंड किस पे रहता है, अपनी नर्स पे डिपेंड रहता है। और करता क्या है, वो म्यूलिंग मतलब वो रोता रहता है, एंड प्यूकिंग, प्यूकिंग मतलब यहाँ पे वॉमिट से, प्यूकिंग का मतलब यहाँ पे किससे है, वॉमिट से है। मतलब ये कि छोटा बच्चा जब एक्सेस जो दूध पी लेता है उसके बाद में वो क्या करता है, दूध को मुंह से बाहर निकालता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो म्यूलिंग क्राइंग रोता रहता है, और प्यूकिंग वॉमिट करता रहता है। इन द नर्सेस आर्म्स, उसकी जो नर्स होती है, उसकी जो केयर टेकर होती है, उसके हाथों में रहता है वो हमेशा 24 आवर्स, और वहां पे रोता रहता है और वॉमिट करता रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एज एन इन्फेंट ह्यूमन बीइंग टोटली डिपेंड्स ऑन हिज और हर नर्स और मदर और केयर टेकर, जो भी उसकी देखभाल करती है। इसके बाद में शुरू होता है, एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विद हिज शैशे। देखिए शैशे का मतलब यहां पे क्या है, उसका जो स्कूल बैग होता है। देखा होगा आपने बच्चों के पास में छोटे छोटे, देखो शैशे वैसे क्या होते हैं, पुड़िया होती है छोटी सी। आप देखा होगा ना कि शैम्पू का शैशे आता है, या माउथ फ्रेशनर का शैशे आता है, तो शैशे पुड़िया होती है। लेकिन यहाँ पे शेक्सपियर ने शैशे किसको कहा है, उसके छोटे से बैग को कहा है। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको तरह तरह के डिजाइन वाले, तरह तरह के मॉडल्स वाले उनको स्कूल बैग्स दिए जाते हैं, लाइक जैसे कि टॉमी वाला दे दिया, टेडी बियर दे दिया, ताकि बच्चे क्या हो, उनसे अट्रैक्ट हो। इवन कि जो उनके बच्चों के इरेजर्स होते हैं या उनके पेंसिल्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी ऐसा टॉय शेप दिया जाता है उनको, ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो। तो कहता है कि सुबह सुबह, हाँ जी, सेकंड स्टेज जो आती है वो आती है उसकी स्कूल बॉय, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। तो नेक्स्ट जो पार्ट वो प्ले करता है एज अ स्कूल गोइंग चाइल्ड करता है, जिसके अंदर सुबह सुबह क्या करता है, उसका चमकता हुआ चेहरा होता है, वाइनिंग स्कूल बॉय, एंड दिस शैशे, उसका बैग उसकी पीठ पे टंगा होता है, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह सुबह उसका चेहरा क्या होता है, चमकता होता है। क्योंकि सुबह सुबह जैसे छोटे बच्चे को न्यू बॉर्न बेबी भी तो वैसे भी, तो सॉरी स्कूल जब बच्चा जाता है तो बहुत ही छोटी एज का होता है, तो वैसे भी उसमें नेचुरल ब्यूटी होती है। ठीक है, बाद में अपना भी कॉस्मेटिक्स लगा के हमारे चेहरे को खराब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका नेचुरल ग्लोइंग फेस होता है। तो कहता है सुबह सुबह उसका चेहरा चमकता होता है, और उसका शैशे उसकी कमर बैक पे होता है, क्रीपिंग लाइक स्नेल। अब देखिए फर्स्ट लाइन में उसने क्या कहा था,
वर्ल्ड एक स्टेज है, यहाँ पे डायरेक्ट उसको ऐसे बता दिया कि वर्ल्ड एक स्टेज है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला है, क्रीपिंग लाइक स्नेल, वो रेंगता है स्नेल के जैसे। तो उसने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया है, लाइक किया है। इट मींस कि यहाँ पे शेक्सपियर ने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, सिमिली यूज किया है। ध्यान दें, यहाँ पे क्या यूज किया है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। अब सिमिली और मेटाफर में फर्क क्या होता है, देखिए दोनों में कंपैरिजन दोनों में होती है, एक में कंपैरिजन डायरेक्ट होगी और एक में क्या होगा, उसने वर्ड यूज किया है लाइक, एज, सो, एज। अगर देखिए एज, सो और लाइक, अगर इन वर्ड्स का यूज करते हुए आपको लगे कि कंपैरिजन है तो वहां पे क्या होगा, सिमिली होगा, वहां पे क्या है, सिमिली। और अगर आपको लग रहा है कि कंपैरिजन की जा रही है और इन वर्ड्स का यूज नहीं किया गया है तो वहां पे क्या होगा, मेटाफर। तो फर्स्ट लाइन में क्या था, मेटाफर था, और इस लाइन के अंदर क्या है, फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल। कहता है कि एक स्टूडेंट की तुलना उससे कंपैरिजन किससे करता है शेक्सपियर, एक स्नेल से करता है। स्नेल क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है, क्या होता है, इंसेक्ट, जो कि शेल में रहता है, शेल शंख में रहता है, जिसको घोंगा कहते हैं हिंदी के अंदर। तो स्नेल की खास बात क्या होती है कि ये बहुत ही स्लो चलता है, चलता नहीं बल्कि ये रेंगता है, जैसे कि ये चलना नहीं चाहता। आगे देखा, ये देखो, शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। अब अनविलिंगली क्या होता है, जो अपने काम करना नहीं चाहते फिर भी करना पड़े, अनिच्छा से, जो उसको अपने करना नहीं चाहते। तो ऐसा लगता है कि वो बच्चा जो स्कूल गोइंग बॉय है वो जाना नहीं चाहता स्कूल, और वो अनचाहे मन से चलता है, और ऐसे लगता है कि वो स्नेल की तरह, घोंगे की तरह रेंगता हुआ चलता है, मींस कि वो स्कूल जाना नहीं चाहता। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दो स्टेजेस क्लियर होती हैं। ओके, इसका दोबारा रिपीट करके भी देखिए, आपको दोबारा बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट में फिगर ऑफ स्पीच उसने मेटाफर यूज किया था, बाद में सिमिली यूज किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो थर्ड स्टेज है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा इस पे। आप अभी तक हम दो स्टेजेस कंप्लीट कर चुके हैं और हमने उसका एनालाइज भी कर लिया है कि कौन सी लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज की, एंड देन द लवर। अब देखिए, कल आपको मैंने क्लास में बताया था, प्रीवियस क्लास में, कि लवर जो उसकी है वो कौन सी स्टेज होती है, वो उसकी थर्ड स्टेज होती है। अब थर्ड स्टेज के अंदर एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इसकी टीनेज होती है, साइन लाइक फॉलनेस। अब देखो साइन क्या होता है, आहें भरना। क्या होता है, आहें भरना, या आप ऐसे भी कह सकते हैं टू ब्रीथ, सांस लेते जब इंसान, ओके, वार्म ब्रीथ भी आप इसको कह सकते हैं, लाइक फॉलनेस। अब फॉलनेस क्या होता है, जिसको अपने कहते हैं भट्टी, एक आप कह सकते हैं कि बड़ा स्टोव होता है, ओके, ग्लेस स्टोव कह सकते हैं उसको आप, बड़ी भट्टी होती है। जिस तरीके से भट्टी में जब आग जलती है उसमें बहुत क्या होता है, उसमें बहुत हीट होती है, तो ऐसे लगता है कि उसकी जो सांसें हैं वो कैसी हैं, गर्म है। कैसी गर्म है, भट्टी की तरह गर्म है। और फिर से देखिए आप, अब ये तो ब्रीथ है, इंसान की ब्रीदिंग हमारा प्रोसीजर है, ब्रीदिंग प्रोसीजर की कंपैरिजन किससे कर दी, एक भट्टी से कर दी, ठीक है। ब्रीदिंग देखिए कौन सा नाउन है, ब्रीदिंग एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, लेकिन फॉलनेस एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन की है, कंपैरिजन के लिए वर्ड कौन सा यूज किया है, लाइक यूज किया है। तो स्टूडेंट्स आप बताइए, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, बिल्कुल सही आपका आंसर क्या है, सिमिली। इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, सिमिली। यानी कि एक लवर होता है, व्हेन अ लवर ब्रीथ्स लाइक वार्म, गर्म वो सांसें लेता है, आहें भरता है, किसकी तरह, भट्टी की तरह। विद वॉयफुल बैलेड। अब वॉयफुल बैलेड क्या होता है, दर्द भरे गीत होता है, सैड सॉन्ग्स होता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, वो अपनी बिलव्ड होती है, जिसको अपनी मिस्ट्रेस मानता है, उसकी वो आईब्रोज की तारीफ करता है, आईब्रोज की तारीफ करता है, और उसकी सुंदरता में वो क्या लिखता है, सॉन्ग्स कंपोज करता है। लेकिन वो ये है कि जब उसको लव में रिजेक्शन मिलता है, जब वो रिजेक्शन में चला जाता है, निराशा में चला जाता है, तो फिर वो क्या करता है, दर्द भरे गीत लिखता है। क्योंकि ये थर्ड स्टेज के अंदर एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, बहुत इमोशनल होता है, बहुत सेंटिमेंटल होता है। तो इस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, अपना थर्ड रोल जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लेता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं सोल्जर। अब देन अ सोल्जर, सोल्जर कौन सी स्टेज होती है, फोर्थ स्टेज होती है ह्यूमन बीइंग की लाइफ की, ठीक है। अब एज ए सोल्जर क्या करता है, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ। ऑथ क्या होता है, टू स्पीयर ऑफ समथिंग,
किसी के बारे में कसम खाना या शपथ लेना। ओके, अब वो क्या करता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सोल्जर किस बात का सिंबल है, सोल्जर ब्रेवरी का सिंबल है। किसका? ब्रेवरी का, स्ट्रॉन्गनेस का, फाइटिंग स्पिरिट का। अब इसके अंदर क्या होता है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ आल्सो, वो तरह तरह की बड़ी बड़ी कस्में खाता है, बड़े बड़े प्रॉमिसेस करता है, वादा करता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। और उसकी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, भद्दी लैंग्वेज हो जाती है। आप ये भी कह सकते हैं कि सोल्जर की केस के अंदर एक ह्यूमन भी क्या करता है, एब्यूजिव लैंग्वेज सीख लेता है। कौन सी लैंग्वेज? एब्यूजिव लैंग्वेज, गाली गलौज करना भी सीख लेता है, वो एब्यूजिव लैंग्वेज सीख लेता है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ट, और वो अपने चेहरे पर उसके दाढ़ी आ जाती है, मौस्टेच आ जाती है, और दाढ़ी कैसी लगती है, एक पार्ट। यहाँ पे पार्ट का जो फुल है वो क्या है, फुल फॉर्म इसका लियोपर्ड की बात कर रहा है शेक्सपियर। या प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था लाइक द पार्ट इट मींस लेपर्ड। तो लेपर्ड की तरह लगती है वो। लेपर्ड क्या होता है, तेंदुआ होता है। ये आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था डिटेल से कि उसके जो मॉस्टेच होते हैं, उसके बाल निकलते हैं ना, तो थोड़े तीखे होते हैं शुरू के अंदर, तो लेपर्ड जैसे लगता है, खुद को वो खतरनाक दिखाना चाहता है। अपनी दाढ़ी के थ्रू वो क्या करता है, खुद को डेंजरस दिखाना चाहता है। एंड देन इज लाइक लेपर्ड, लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल, यू नो, एक वाइल्ड एनिमल है, तो वो वैसा दिखना चाहता है। वो अपनी दाढ़ी की वजह से थोड़ा डरावना या थोड़ा आप ये कहें कि डोमिनेट करना चाहता है सामने वाले को। और आपको मालूम है कि ये हमारी यूथ की एज होती है, और यूथ के अंदर इंसान खुद को सबसे सुप्रीम मानता है। वो कहता है कि I'm the best, मेरे जैसा कोई नहीं है, सभी को डोमिनेट करना चाहता है। तो उसके आगे अपने पढ़ते हैं क्या क्या सेलेक्ट फीचर्स है, जेल्स इन ऑनर। अब जो दूसरी खास बात ये है सोल्जर के अंदर, वो क्या करता है, जेल्स इन ऑनर, वो रिस्पेक्ट के लिए जेलसी फील करता है कि अगर उसके साथ वाले को किसी को रिस्पेक्ट मिले ना और उसको रिस्पेक्ट ना मिले तो उसको जेलसी फील होती है। तो आप ये कहें कि जेलसी वाली फीलिंग उसके अंदर आ जाती है सोल्जर के अंदर। सडन एंड क्विक इन क्वेल, अब इसको तो कहते हैं कि वो कभी भी और बहुत जल्दी क्या हो जाता है, क्वेल, झगड़ा करता है वो। इस पूरी लाइन को आप ये कह सकते हैं कि उसका टेम्पर क्या होता है, लूज टेम्पर होता है, मतलब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि इमेच्योर भी मैच्योरिटी नहीं होती उसके अंदर। फिर क्या करता है, सीकिंग बबल रेपुटेशन। अब बबल रेपुटेशन क्या होती है, फेक रेपुटेशन, जिसको आप मॉर्टल रेपुटेशन भी कह सकते हैं, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, परमानेंस नहीं है जिसके अंदर। बबल क्या होता है, राउंड बॉल ऑफ वाटर होती है, हाथ लगती है वो डिसअपियर हो जाती है, टूट जाती है। तो कहते हैं कि झूठी शान के लिए, बबल रेपुटेशन के लिए क्या कर सकता है वो, बड़े से बड़ा खतरा वो उठाता है। कौन सा खतरा? इवन इन कैनन्स माउथ। कैनन क्या होता है, तोप होता है, एक वेपन होता है, वॉर वेपन होता है। कहता है कि वो क्या कर सकता है, अपने झूठी शान के लिए कहा जा सकता है, इवन इन कैनन्स माउथ, तोप के मुंह में भी जा सकता है। मीन कि इसका जो भी टास्क होगा, जो भी ये बंदा वर्क करता है, वो बिना सोचे समझे करता है। अपनी यूथ के आप बोले कि उसके यूथ डोमिनेंस के लिए करता है, अपने यूथ को लोगों पर डोमिनेट करने के लिए करता है। इसके बाद में जो फिफ्थ स्टेज आती है ह्यूमन बीइंग की लाइफ के अंदर, वो आती है जस्टिस की। कौन सी आती है? जस्टिस की आती है, फिफ्थ स्टेज। अब देखिए, इंसान अपने जीवन के अंदर जो उसने कैरियर में करना होता है वो कर लेता है, और उसके बाद में वो जस्टिस बन जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, इन फेयर राउंड वैली विद हिज गुड कैपल लाइन। हाँ जी, इस लाइन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। फेयर राउंड वैली कहता है कि उसकी टोन निकल जाती है। अब उसकी टोन कैसे निकलती है? क्योंकि जस्टिस की एज में आने वाले इंसान क्या करता है, उसको मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। जब इंसान नियर अबाउट 50+ हो जाता है तो उसको लगता है कि मैं बैठा बैठा खाऊं, मैं बैठा बैठा ही कमाई करूं, और मेरे पास जो पैसा है, मेरे पास मेरी जो इकोनॉमी है, वो बिना किसी फिजिकल एफर्ट के मेरे को मेरी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो जाए, मेरे पास पैसा जमा हो जाए। तो इसलिए वो क्या करता है, बैठा बैठा ही खाता है, जिस वजह से क्या होता है, उसकी टोन निकल जाती है विद गुड कैपल लाइन। अब कैपल लाइन का मतलब क्या है कि वो मांस खाता है। अब मांस भी कौन सा खाता है, वो रिश्वत का लेके खाता है, लोगों से रिश्वत खाता है, बेईमानी करता है लोगों से, और ब्राइब लेता है। रिश्वत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्राइब। तो लोगों से वो ब्राइब लेता है, रिश्वत लेता है लोगों से, और मांस खाता है, और बैठ के खाने की आदत की वजह से क्या होता है, उसका पेट निकल जाता है, उसकी टोन निकल जाती है। विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब उसकी आंखें बड़ी सीवियर लगती हैं। सीवियर का मतलब कि अपने को दिखने में बड़ा ही वो सीवियर लगेगा, बड़ा ही अपने को सॉबर लगेगा, इंटेलिजेंट लगेगा दिखने में, और बड़ा मैच्योर लगेगा दिखने में। वही देखिए फोर्थ स्टेज में जो उसकी दाढ़ी थी वो कैसी थी, लाइक लेपर्ड, लेकिन अब वो कैसी बन जाती है, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट। अब
वो सामान्य फॉर्मल कट की बियर्ड रखता है। फुल ऑफ वाइज सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, कहता है कि वो लोगों को सलाह देता है। सॉज, वाइज सॉज, सॉज का यहाँ पे प्रोवर्ब्स है, लोगों को तरह तरह के एग्जांपल देता है, मॉडर्न इंस्टेंसेस देता है, वो लोगों को वो सिखाता है, इंस्टेंसेस लोगों को उदाहरण देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और किस तरीके से वो अपना पार्ट प्ले कर लेता है। तो आज हमने इसकी फिफ्थ स्टेज तक स्टूडेंट्स हमने पॉइंट को लाइन बाय लाइन इसका हमने एक्सप्लेनेशन किया है। अब इसकी जो दो स्टेजेस बचती हैं स्टूडेंट्स, हम इस जो पॉइंट के नेक्स्ट पार्ट में उसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और आज की पॉइंट में आपने देखा कि विलियम शेक्सपियर ने इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच जो थी, फिगरेटिव लैंग्वेज इसमें यूज किया है, उसने मेटाफर यूज किया है, सिमिली हां यूज किया है, उधर भी उसने सिमिली यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये फिफ्थ स्टेज की जो लाइन बाय लाइन एनालिसिस है आपको बिल्कुल समझ आया। आप इस वीडियो को दोबारा भी देखें। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम करने वाले हैं जो हमारी दो स्टेज बची हुई हैं, हम इस मेंटल जर्नी का एंड करेंगे हमारे कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।